सभी सुनने वालों को रज्जो मौसी का प्यार भरा नमस्कार। और चुटकी बहुरिया का भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अच्छा, तुम बहुत मुझे हम असमंजस में हो गए थे सच में आपको देख करके। अभी तो बात बुआ जी से हुई थी, हम लोग चर्चाएं करेंगे, बातचीत करेंगे, पर अचानक से अब देखो ना, मैं सोच रही थी कि आज दोपहर में जब कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम तुम कर रही थी तो उसमें इसमें कहा कि भाई नाम में क्या रखा है। सच में नाम में कुछ नहीं रहता। लोग बहुत नाम को लेके जिसे कहते हैं ना, वो रहते हैं कि मेरा नाम नहीं सही बुलाया या नाम का उच्चारण सही नहीं किया, लेकिन नाम में सचमुच बहुत रहता है क्या कुछ। अब मानने पर है बुआ। वो मौसी आज देखो हुआ ना, अब मौसी सामने है लेकिन निकल रहा है बुआ, है ना। कई बार बुआ होती है तो निकल जाता है मौसी, लेकिन सच में ऐसे हालात में हम यही कहेंगे कि कुछ नहीं रखा होता कुछ नहीं रखा होता है ना। और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और बता देते हैं, है ना मौसी, श्रोताओं को। हाँ, तो आज हम सबसे पहले तो सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के बारे में बातचीत करेंगे। छुट्टियां चल रही हैं तो उसमें क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है ना। उसके बाद दादी माँ के नुस्खे में आज हम बताएंगे कपूर के बारे में, उसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है जिंदगी में चीजों को। और कोरोना के समय में तो लोग जो लोग नहीं भी जानते थे वो भी कपूर के बारे में जान गए थे। और अकेलापन है आज का विषय, गीत मंजरी का। और जो महिलाएं हमेशा शिकायत करती हैं कि मेरे पाँव में बहुत दर्द है, तो घुटनों में दर्द है, तो हील्स में दर्द है। अब हील्स में दर्द है, अब कहीं हाई हील्स उसकी वजह तो नहीं है, हो भी सकता है मौसी, क्योंकि आजकल थोड़ा सा कह लीजिए ट्रेंड है, फैशन है, इन चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये कारण है। तुम्हें भी देखा है हाई हील्स में, बूट्स में, हालांकि अच्छा तो बहुत लगता है लेकिन थोड़ी देर के लिए, कभी कभार। लेकिन अगर ये रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल किए जाने लगे तो थोड़ा नुकसानदायक है, और इसी के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। और अगर थोड़ा सा ख्याल रखा जाए तो उसको भी इसका भी मजा लिया जा सकता है। तो गीत सुनवा रहे? बिल्कुल मौसी, शुरुआत करते हैं गीत से ही। हमने सनम इस दिल का धड़कना
बहुत ही प्यारा सुंदर सा गीत। और भाई हमारे पास बहुत सारे संदेश आ गए छुटकी बहुरिया, हाँ है ना? बिल्कुल मौसी, और गाना भी मतलब बड़ा पसंद आ गया। तो कह रहे हैं जब पहला ही गाना इतना सुरीला तो आगे का क्या प्रोग्राम है। और बिल्कुल जबरदस्त प्रोग्राम है, आप हमारे साथ बस बने रहिए। और भाई हम आज आपको सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के बारे में बता रहे हैं। बड़ा लंबा चौड़ा सा संदेश आया है, लेकिन हम ये संदेश अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे। बहुत ही सुंदर सा संदेश है। आपने लिखा है कि आज के जमाने में किताबी पढ़ाई के साथ हर फन मौला होना जरूरी है। चाहे संप्रेषण कला हो, प्रस्तुतिकरण, हर पक्ष पर ध्यान चाहिए। बच्चों को भी अच्छी लगती है। हमारे बच्चों को तो स्कूल में हर साल अलग गतिविधि में भाग लेना होता है, कबड्डी, क्रिकेट, तबला वादन वगैरह वगैरह। बिल्कुल मौसी, ऐसी गतिविधियां या काम जिनके माध्यम से कोई छात्र अपनी क्षमताओं को समझ पाता है और अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने की, सुलझाने की कोशिश करता है, या कहें उन्हें खत्म करने की कोशिश करता है, तो वो जो है सह पाठ्यक्रम प्रक्रियाएं या कहना चाहिए गतिविधियां कहलाती हैं। बिल्कुल। और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के बिना दी जाने वाली शिक्षा ऐसी है मानो कि आत्मा को शिक्षित किए बिना मन को शिक्षित करना। बिल्कुल मौसी, और मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में मौजूदा परिस्थितियों में को करिकुलम एक्टिविटीज यानी कि सीसीए, इनको मतलब छोटे उसमें कहते हैं, मतलब सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का महत्व, इसको जो है मौसी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता जा रहा है। बिल्कुल। अब देखो ना, कहीं पर पहले तो ये भी होता था कि परीक्षाओं में अगर नंबर कम आया है कॉलेज वगैरह में, तो ये यहाँ पर अगर आप कुछ अच्छा करते हैं खेल कूद में, चाहे वो कोई सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, तो आपको स्थान मिल जाता था, एडमिशन मिल जाता था। इसलिए वैसे भी ये बहुत जरूरी है। हाँ। और देखो ना, ये गतिविधियां बच्चों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी विकसित करने का में काफी मददगार होती हैं। और सही बात मौसी ये कि पहले मतलब जैसे संयुक्त परिवार हुआ करते थे, बच्चों को विभिन्न जो गतिविधियां होती थी वो अपने परिवार में ही सीखने, देखने, सुनने, समझने को मिल जाती थी। लेकिन अब समय के साथ साथ जैसे जैसे थोड़ा सा परिवार छोटे हुए, तो कहीं ना कहीं अकेले परिवार में ये सारी चीजें, ये सारे गुण एक साथ बच्चे को दिखा पाना, समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो स्कूलों में जो ये को करिकुलम एक्टिविटीज यानी कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियां होती हैं, मेरे लिए तो मतलब हमें ऐसा लगता है ना मौसी कि ये बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल, स्वास्थ्य के लिए भी है। आप में एक अलग तरह की ऊर्जा आती है, स्फूर्ति आती है। और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में एथलेटिक्स हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, लाइब्रेरी से जुड़े काम हो, लैब, क्लासरूम से जुड़े काम हो, रचनात्मक कला और योग, ध्यान, बहुत सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने भी लिखा है कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियां बच्चों में व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास को सुनिश्चित करती हैं। सीसीए औपचारिक शिक्षण अनुभवों का एक विस्तार है और शैक्षणिक गतिविधियों के पूरक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे रुचि और भाषा कौशल, संचारी कौशल, हिस्टोरिक कौशल और बच्चे के कलात्मक कौशल को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश भेजा उन्होंने। और हमारी एक श्रोता लिखती है, वाह बहुत बढ़िया सरप्राइज, दरवाजा खटखटाया बुआ जी ने, दरवाजा खुला तो मौसी जी, चलिए स्वागत किया है। यही सब चीजें होती हैं, अचानक से कुछ अच्छे सुखद अनुभव होते हैं ऐसे बदलावों के साथ। बिल्कुल। तो देखो ना, इन प्रक्रियाओं में बच्चों का सक्रिय रूप से भाग लेना, जुड़ना बहुत जरूरी है, ताकि उनकी जो मानसिक और शारीरिक क्षमताएं हैं ना, उन्हें उनके विकास का फायदा मिले। बिल्कुल बुआ, और बिल्कुल मौसी, और ये है कि आज देखो ये पूरे टाइम बुआ और मौसी होता रहेगा। बिल्कुल। इन प्रक्रियाओं में बच्चों का जो सक्रिय रूप से भाग लेना होता है, वो थोड़ा जरूरी इसलिए भी है, सिर्फ नंबर के लिए नहीं मौसी, इसलिए ताकि उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के विकास में फायदा मिल सके। बिल्कुल। तो हम लोग देखते हैं ना कि आजकल बड़े सारे प्रोजेक्ट भी कराए जाते हैं, बच्चों को दिया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि ऐसे करो वैसे करो। ये चीज वेस्ट जो मतलब ऐसी चीजें होती है जिनका इस्तेमाल अब नहीं है, उनसे कुछ नया सीखने, तो उससे क्या होता है, एकाग्रता बढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा कलात्मकता भी, रचनात्मकता भी बढ़ती है। बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि सह पाठ्य चर्चा संबंधी गतिविधियां औपचारिक शैक्षणिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वे छात्रों को नए कौशल सीखने, उनकी रुचियों का पता लगाने, उनके व्यक्तित्व को विकसित करने और मनोरंजन करने के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करते हैं।
बिल्कुल। और साथ ही साथ स्कूल में ऐसी गतिविधियों में भाग लेने से ना बच्चों का मौसी तनाव भी कम होता है और उसमें सहभागिता की भावना, मतलब एक होता है ना कि बच्चा जैसे घर में अकेला पड़ जाता है, पर अब स्कूल में ऐसी चीजें हो रही हैं तो समूह में ज्यादातर कराई जाती हैं, तो बच्चे में क्या होता है, समूह की भावना भी विकसित होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जिससे वो एक समूह का हिस्सा बनते हैं और ऐसे इनमें नेतृत्व कौशल, टीम वर्क और सहयोग के गुण विकसित होने में काफी सहायता मिलती है। और एक श्रोता लिखकर भेजते हैं कि सह शैक्षणिक गतिविधियां, गति निर्धारक गतिविधियां, खेलकूद गतिविधि, क्लब गतिविधियां, नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी, स्काउट एंड गाइड, राष्ट्रीय सेवा योजना, हरित क्रांति, इन्होंने कुछ इस तरह के हमारे पास मतलब ये भी लिख के भेजे कि ये सब भी इसमें आते हैं। और इन गतिविधियों के माध्यम से छात्र अलग अलग संस्कृतियों, रीतियों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के साथ साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों के बारे में भी सीखते हैं। बिल्कुल मौसी, और ये सारी चीजें होती हैं, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन गतिविधियों में जो विकास और उसकी भावना की बात हम लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे अपने प्रोजेक्ट का काम घर पर ला करके अपने माता पिता के सिर पर भी दे देते हैं। बिल्कुल, और उनको इतना मन लग जाता है कि लगता है कि बस अब इसी पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो ये भी थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत तो है। ऐसा नहीं करें कि आप एक तरफ पूरा अपना ध्यान केंद्रित कर दें जिससे कि दूसरी तरफ जो है वो गड़बड़ हो जाए। देखो ना, इन्होंने लिखा है कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के बिना शिक्षा आत्मा को शिक्षित किए बिना मन को शिक्षित करने के समान है। सीसीए ऐसी गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से एक छात्र अपनी क्षमताओं का पता लगाता है, अपनी कमजोरी को मिटाता है और जीवन की एक व्यापक दृष्टि बनाता है, जैसा हम भी कह रहे थे। कुछ वैसी ही बात हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है। और आप लिखती हैं कि सह पाठ्यक्रम के साथ चलने वाला कोर्स आजकल ज्यादातर छात्र इस माध्यम को अपना रहे हैं। बिल्कुल, और हम ये चर्चा जारी रखेंगे मौसी, लेकिन इस अंतराल के बाद। ओहो, हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि उनको बुआ जी की कमी बहुत महसूस हो रही है। क्या करूं? क्या करें? जाऊं बाहर ढूंढ कर लाती हूँ बुआ जी को। बहुत निराश हैं, बहुत दुखी हैं ये। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। वैसी निराश नहीं, बस उन्होंने ऐसे ही कह दिया होगा कि आपके मन में क्या चल रहा है ऐसी बात सुनने के बाद। नहीं, मेरे मन में तो मुझे थोड़ा दुख लगा कि ये बेचारे इतने निराश हैं, इतने कमी महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा तुम बीच में एक सुंदर सा गीत सुनवाओ और मैं बुआ जी को पकड़ के कहीं से ढूंढ कर लेकर आती हूँ। नहीं ठीक है, अच्छा की बात तो है तो गीत सुनवा। बिल्कुल, फिर ये चर्चा हम जारी रखेंगे। जब से देखी सूरतिया तिहार जिया वाले डोले ना, आए रे जिया वाले डोले ना, ऐसे गजब की नजरिया लार जिया वाले डोले ना, आए रे जिया वाले डोले ना।
देखो आज तुमने कार्यक्रम क्या किया ना, नाम पर कि नामों में क्या रखा है, तो आज भाई तुम्हारा नाम भी किसी ने बदल दिया। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि सपना जी, मतलब उन्हें स्वप्निल हमें जरा कठिन लगता है, इसलिए हम तो आपको सपना ही कहेंगे। अब बताओ, नाम तो बदल दिया क्या बताना है मौसी, है ना? प्यार से जिस भी नाम से पुकारेंगे हमें क्या तो बात अच्छा है, ही लगेगा, है ना? लेकिन सपना बोलने से मुड़ के तो देखोगी ना? बिल्कुल देखेंगे। आप चूंकि पता चल गया है, ऐसे तो चाहे ना देखते, पर अब तो पता चल गया तो हम मुड़ के देखेंगे। बिल्कुल। और हम जो बात कर रहे थे पाठ्यक्रम की, तो देखो स्कूल में तो चलो टीचर सामने में होती है, अध्यापिका होती हैं और बच्चे जो हैं वो कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन घरों में जब कोई भी बड़ा बुजुर्ग बैठा है, दे दिया जाता है घर के तो लिए, पूरी तरह से हमें लगता है कि माँ बाप को या भाई बहन को नहीं कर देना चाहिए कि आप रहें, उनको देखते रहें, उनको गाइड करें, बताएं, लेकिन पूरी तरह से कर देने का मतलब है कि वो नहीं सीख पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। जो भी ग्रेड मिलेगा या जो भी नंबर्स मिलेंगे या जो भी प्रशंसा मिलेगी वो वास्तविक रूप में उस बच्चे की नहीं होगी। और इसके लिए मौसी हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे जब सब लोग बना के जब बच्चे लेकर के जाते हैं घर से प्रोजेक्ट वगैरह, तो उसमें ये अध्यापक अध्यापिका को ध्यान रखना चाहिए कि उस उम्र का बच्चा है वो कितना कर सकता है, ये आभास तो होता ही है। बिल्कुल। तो उसमें अगर बहुत अच्छा किसी ने बनाया है तो पहले उसका मतलब कक्षा में तो पता ही होता है कि इसका प्रभाव कैसा है, इसका कार्य कैसा है। तो अगर ज्यादा किसी ने मदद करी हुई है या घर से पेरेंट्स ने बना के भेज दिया, तो ये कोशिश करनी चाहिए कि उसको अधिक प्रशंसा ना दी जाए ताकि दूसरे बच्चों को प्रोत्साहन मिले। क्या सही है ना ऐसा मौसी? बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात है कि भाई वो अगर शिक्षक समझ जाए, टीचर समझ जाए कि ये इतना छोटा बच्चा इतनी बढ़िया काम नहीं कर सकता, हाँ, तो उसमें बच्चों को प्रेरणा मिलेगी अच्छा करने की और आगे बढ़ने की। और उनमें ये नहीं होगा कि मतलब हम भी अपने मम्मी से, हम भी अपने पापा से या हम अपनी दीदी भैया से बनवा कर ले आएंगे, और ये गलत शिक्षा होगी वैसे। सच पूछो तो, है ना? तो जो उद्देश्य है सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का वो कहीं ना कहीं अधूरा ना रह जाए, इसलिए अभिभावकों को भी और अध्यापक अध्यापिकाओं को भी थोड़ा प्रयास तो करना होगा कि बच्चों को प्रोत्साहित करें। बिल्कुल, और उनकी उम्र के हिसाब से ही उन्हें काम दिए जाए। वो धीरे धीरे ही तो आगे बढ़ेंगे इसमें, है ना? ताकि सामूहिक गतिविधियों में वो जुड़े और कंपटीशन को गलत तरीके से न देखें। बिल्कुल। और अब कोई गीत सुन ले। सांझ ढले गगन तले, सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी छोड़ चले
निशिगंधा के सुर में कह देगी बात सभी, निशिगंधा के सुर में कह देगी बात सभी। कपता है मन जैसे डाली अम्बवा की, छोड़ चले कितने अकेलापन। लिखने और पढ़ने में तो ये लफ्ज जितना आसान है, उसे बिता पाना, उसे सह पाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। रह रहकर डबडबाती आंखें, छटपटाता मन, कहने को कितना कुछ दिल में होता है। कभी कुछ टूट जाने का डर, तो कभी किसी के छूट जाने का डर। ऐसा लगता है जैसे कोई नहीं है जिसे कह सकें, पर दरअसल कहने को तो बहुत सारे लोग होते हैं हमारे आसपास, दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी, सहयोगी, जो सुनते हैं हमें, पर कभी-कभी सब कम पड़ जाते हैं। क्योंकि सुनने वाले तो बहुत होते हैं, पर समझने के लिए कोई नहीं होता। कई बार तो हम खुद भी खुद के लिए कम पड़ जाते हैं। शहर में रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर शहर में। दिन खाली खाली बर्तन है, दिन खाली खाली बर्तन है, और रात है जैसे अंधा कुआं। इन सूनी अंधेरी आंखों में आंसू की जगह आता है धुआं। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में आबोदाना
कई बार होती है कुछ बातें जो शायद कहीं बड़े गहरे चुभ जाती हैं। कभी कभी हम खुद भी कुछ बातों को कहीं छुपा सा देना चाहते हैं। कोई हादसा, कोई ठेस जिसके जिक्र का दर्द हमें उबरने नहीं देता, अंदर ही अंदर एक टीस सी बनी रहती है। क्यों, कैसे, सवालों की उलझने मुश्किल, बेतरह मुश्किल बना देती हैं जिंदगी को। इन मुश्किलों की गहराइयों में डूबता उतराता मन बस एक भरोसा चाहता है कि कोई हो जिसे कहा जा सके, बगैर किसी डर के, बिना किसी ऊहापोह, बिना किसी उलझन के। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दें तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दें तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं। पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम, और इस पर आपका गम, न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें हम, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। उस अकेलेपन की सूनी शाम में कोई बस हाथ पकड़कर ये एहसास करा दे कि अकेलेपन का ये अंधेरा इतना भी गहरा नहीं है। कोई तो हो जो बस सुन ले, बगैर किसी सवाल के, बगैर किसी इल्जाम के। वो जिसके सामने आंखें बहने से गुरेज ना करें, रुंधे गले से भी बातें आसानी से कही जा सकें। जिसके सामने सब कुछ कह चुकने के बाद
भी नजरें शर्म से झुकने का डर ना हो, जो इस अंधेरी सूनी राह में हाथ पकड़कर बाहर ला सके और कहे, तुम्हारी जिंदगी में कभी सजा नहीं बनेगा ये अकेलापन। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ रहा है, तुम्हें कुछ पता है, कोई मिट रहा है, तुम्हें कुछ पता है, तुम्हारा हुआ है, तुम्हें कुछ पता है, तुम्हारा हुआ है, तुम्हें कुछ पता है, ये क्या माजरा है, तुम्हें कुछ पता है। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ तड़पता न छोड़ो मेरी जान हो तुम, तड़पता न छोड़ो मेरी जान हो तुम, ये मुखड़ा न मोड़ो मेरी जान हो तुम, ये मुखड़ा न मोड़ो मेरी जान हो तुम, मेरा दिल न तोड़ो मेरी जान हो तुम। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ थाम लेगा तो फिर क्या करोगे, कदम थाम लेगा तो फिर क्या करोगे, खुशामद करेगा तो फिर क्या करोगे। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले। दादी माँ के नुस्खे में आज हम कपूर पे बातें करने वाले हैं। भाई कपूर एक ऐसी चीज है ना, देखो ना, पूजा पाठ से लेके हम अगर चाहते हैं कि हमारा वातावरण आसपास जो है वो अच्छा रहे, साफ रहे, उसके लिए भी कपूर हम जलाया करते हैं। कोरोना के समय में तो कपूर को जिससे कहते हैं ना कि उसको फूट करके रुमाल में रखो और उसको सूंघते रहो, उससे तुम्हारे वो सांसों की नली जो है वो साफ रहेगी, है ना। वैसे भी ना मौसी की कपूर एक मतलब दवा के, एक औषधि के रूप में जाना जाता है, जिससे
अलग तरह के कई सारे फायदे हैं। मतलब जहाँ जैसे आपने बोला पूजा पाठ उसके बिना अधूरा है, तो वही कई मर्तबा इसे हम लोग कपड़ों में भी रख देते हैं कि मतलब कीड़े वगैरह ना लगे, और बुरी सी जो गंध आती है बहुत दिनों तक रख दीजिए तो वो उससे बचाव के लिए। और हमारी एक श्रोता लिखकर भेजती हैं कि भाई कपूर उन आकार बदलने वाले यौगिकों में से एक है जो सर्वव्यापी है और पूरे इतिहास में प्रचलित रहा है। आपने कई अवतारों में इसका उपयोग विक्स और इत्र में एक घटक के रूप में और अंत में अपने खाद्य रूप में एक पाक सामग्री के रूप में किया गया है। कपूर में कई उपचारात्मक गुण होते हैं। कपूर की शक्तिशाली सुगंध रसायन का एकमात्र आकर्षण नहीं है। कपूर का उपयोग लंबे समय से त्वचा और बालों की समस्या से निपटने के लिए किया जाता रहा है। इसके कई सौंदर्य लाभ हैं। यही कारण है कि आयुर्वेद में कपूर का उपयोग करके कई सौंदर्य उपचार किए जाते हैं। बिल्कुल मौसी, और हमारे एक साथी और लिख रहे हैं कि सांस से जुड़ी दिक्कतों से राहत देने में भी कपूर का बड़ा हाथ है। मतलब जो गले से लेकर फेफड़े तक होने वाली जो सूजन होती है उसको कम करने में बहुत मदद करता है। खांसी पर भी काम करता है और सांस से जुड़ी समस्याओं से राहत दिलाता है। दर्द को भी काफी कम करता है और पेन रिलीफ के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कपूर का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि ये माइग्रेन जैसे दर्द में भी राहत पहुंचाता है। और कपूर सूंघने से थकान दूर होती है, शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। और अगर आपको कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्या है तो कपूर सूंघने से पाचन तंत्र में सुधार किया जा सकता है। क्या बात है। और कपूर कितने तरह का है उसके बारे में भी एक श्रोता लिखकर भेजती हैं कि मूलतः कपूर दो तरह का होता है। खाने योग्य कपूर विच इज एडिबल कैम्फर और दूसरा कृत्रिम कपूर यानी सिंथेटिक कैम्फर। सिंथेटिक कपूर का इस्तेमाल पूजा पाठ, हवन वगैरह में किया जाता है, लेकिन खाने योग्य कपूर का इस्तेमाल कई तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में बहुत फायदेमंद माना जाता है। खाने वाले कपूर को भीमसेनी कपूर भी कहा जाता है। बिल्कुल। और मौसी कई बार ऐसा होता है ना कि मन थोड़ा सा अनमना सा हो जाता है, कहीं मन नहीं लगता, तो ऐसे में भी कहते हैं कि कपूर सूंघने से दिमाग में जो लेक्विस नाम का रसायन होता है जो मौजूद होता है वो सक्रिय हो जाता है। तो ये हम अपने एक श्रोता से कह सकते हैं जो बहुत थोड़े से उदास से थे कि वो उसको सूंघ ले और उनका मन अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, है ना? और इससे पता है निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है मौसी। और भाई मन के नकारात्मक भावनाओं को कम करता है और सूंघने की क्षमता को भी बढ़ाता है ना? हाँ, और अक्सर लोगों के चश्मे का नंबर लगातार बढ़ता जाता है ना मौसी, तो उसमें क्या है कि कपूर को हल्का सा गर्म करके अगर किसी कपड़े में रखकर भौंहों के ऊपर सेंकते हैं तो उससे बड़ा आराम मिलता है। और उससे क्या होता है ना, चश्मे का नंबर, मतलब ऐसा दादी नानी के नुस्खों में हमने पढ़ा है कि उससे चश्मे का नंबर फिर आगे बढ़ता नहीं है बार बार। और एक श्रोता लिखती हैं कि ये कैसा होता है, क्या होता है, तो मैं इनका संदेश पढ़ दूं। कपूर उड़नशील वानस्पतिक द्रव्य है। ये श्वेत रंग का मोम जैसा पदार्थ है। इसमें एक तीखी गंध होती है। कपूर को संस्कृत में कर्पूर, फारसी में काफूर और अंग्रेजी में कैम्फर कहते हैं। बहुत स्वीट सा मैसेज था ये। बिल्कुल। और कपूर पर आगे बात करेंगे मौसी, लेकिन एक गाना सुन ले। बिल्कुल। जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी, जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी, मेरे दिल पे हौले हौले जाने नैन तेरे
और हमारी एक श्रोता लिखकर भेजती है कि भाई कपूर डालकर आरती की जाती है तो मच्छर मक्खी नहीं आते हैं घर में। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े घर में जगह जगह रख देने से कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। अलमारी या संदूक में जगह जगह रखने से कपड़ों में कीड़े मकोड़े नहीं लगते। इन्फेक्शन से बचने के लिए हाथ में एक कपूर की पोटली बनाकर हाथ में बच्चों के बांध दें। खुजली होने से उस जगह पर कपूर को नारियल के तेल में मिक्स करके खुजली में लगाने पर फायदा होता है। हाँ, और एक श्रोता लिखती है कि कपूर पेट खराब होने पर पहले दादी उसमें चीनी मिलाकर हमें देती थी खाने के लिए, और 2-4 खुराक खाने के बाद पेट ठीक भी हो जाता था। नारियल तेल में बाल में लगाइए मिलाकर इसको, तो इसकी मालिश करने से खुजली और रूसी की शिकायत भी दूर होती है। वैसे मौसी पता है, अगर गर्मियों में जो मतलब पेट खराब होने वाली हैजा कॉलरा वाली जैसे प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसमें ना पूरा एक कांच की बोतल में पानी में कपूर, भीमसेनी कपूर को डालकर अगर रखते हैं और उसको पीते हैं आधा कप, तो उल्टी आने की समस्या या बार बार पेट खराब होने की समस्या में भी बड़ा आराम मिलता है कपूर से। बहुत बढ़िया। और सर्दी जुकाम के शुरुआती लक्षण दिखने पर भी कपूर के पानी की भाप लेने पर जुकाम बढ़ता नहीं है। और तुमने रूसी के बारे में तो बताया ही कि भाई रूसी की समस्या में नारियल तेल में कपूर मिलाकर सप्ताह में 2 बार बालों की जड़ों में लगाने से लाभ होता है। और थकान होने पर सरसों की तेल में कपूर मिलाकर तलवों में मालिश करने पर भी आपको आराम मिलेगा। और कपूर को अगर मौसी गुलाब जल में पीसकर 1-2 बूंद नाक में डालते हैं ना, तो जो बहुत लोगों को गर्मियों में नक्सीर नहीं फूटती है, तो उसमें बहुत आराम मिलता है। जल्दी से मतलब वो खून जो बह रहा होता है वो रुक जाता है और नक्सीर भी ठीक हो जाती है। हाँ, और देखो ना, नारियल तेल में कपूर मिलाकर लगाने से त्वचा संबंधी परेशानियों जैसे मेलाज्मा, पिगमेंटेशन, खुजली, रैशेज वगैरह में भी आराम मिलता है। बहुत फायदे हैं इसके। कपूर के। और शुद्ध कपूर को बरगद के दूध में पीसकर आंखों में काजल की तरह लगाने से आंखों के जो कई सारे रोग हैं उनमें बड़ा लाभ मिलता है। बिल्कुल। और शुद्ध कपूर को बरगद के दूध में पीसकर आंखों में काजल की तरह लगाने से आंखों से जुड़े रोगों में भी आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और कपूर को नारियल तेल में मिलाकर लगाने से लू के लक्षणों में बहुत आराम मिलता है। तो गर्मी में मतलब हमें लगता है थोड़ा सा सबको कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में कपूर का इस्तेमाल मौसी करते रहना चाहिए। बिल्कुल। देखो ना भाई, बारिश के अभी थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पे हुई है और मौसम भी आएगा धीरे धीरे, तो बारिश के मौसम में अक्सर पेट खराब होने की समस्या सामने आती है, कॉलरा जैसी स्थितियां बनती हैं। ऐसे में साफ कांच की बोतल में तुमने बताया कि पानी रखकर उसमें शुद्ध कपूर, बहुत बढ़िया। ये सब करने से ना देखिए आप कितने जो समस्याएं हैं उससे आपको निजात मिलेगा, है ना। और क्या तुम तैयार हो कुछ गाना वाना सुनाने के लिए? चलो ना, सुन लेते हैं। मेरे दिल में हल्की सी मेरे दिल में हल्की सी वो खलिश है जो नहीं थी। कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए।
और अब बात हाई हील्स की है ना। हमारी एक श्रोता लिख के भेजी है, देखो बहुत मजेदार मैसेज है कि ऊंची एड़ी के जूते पहनने का चोट से गहरा संबंध है, जिसमें अस्पताल में देखभाल की आवश्यकता वाली चोट भी शामिल है। इस बात के प्रमाण है कि ऊंची एड़ी पहनने वाले अधिक बार गिरते हैं, विशेष रूप से 2.5 सेंटीमीटर से अधिक ऊंची एड़ी के साथ। भले ही गिरने के समय उनकी ऊंची एड़ी नहीं पहननी चाहिए। मैं ना, तुम आगे मैसेजेस और एक बहुत प्यारा सा मैसेज था कि जब मैं अपने जवानी के दिनों में, मैं कह रही जवानी हमेशा रहती है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जवानी चली गई या हम उम्र दराज हो गए, ऐसी कोई सोच। मैं वो वाला ना संदेश जो है सो ढूंढ रही हूँ कि वो मुझे मिल जाए। वैसे अच्छा और प्रभावशाली स्टाइलिश दिखने के लिए लड़कियां और महिलाएं ऊंची एड़ी के जूते चप्पलों का इस्तेमाल तो करती ही है, नहीं? बिल्कुल, लेकिन मौसी हमें लगता है कुछ देर की बात अलग है, लेकिन अगर ज्यादा देर, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना कि मतलब बहुत देर तक पहनते हैं तो इसका प्रभाव जो है वो नकारात्मक रूप से हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता ही पड़ता है। हाँ, ज्यादा देर तो नहीं पहनना चाहिए, बट लेकिन वो होता ना, कई बार ऐसी पार्टी में गए, ऐसी जगह है तो वहां पर अगर आप थोड़ा सजते संवरते हैं, ऐसा कुछ ड्रेस आपने पहन रखा है जिसमें हाई हील ही साथ में अच्छा लगता है तो लोग पहन लेते हैं। हाँ, और वैसे भी दरअसल हाई हील जो होती है ना मौसी, वो हड्डियों पर कहते हैं, ऐसा डॉक्टर्स का और रिसर्चर्स का मानना है कि गंभीर दुष्प्रभाव डालती है। पैरों में दर्द पैदा करने के साथ साथ इनका लगातार प्रयोग कूल्हे और रीढ़ की हड्डी को बुरी तरह प्रभावित करता है। हाँ, ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि लंबे समय तक हाई हील्स पहनने से पैर संकुचित रहते हैं तो रक्त का प्रवाह जो है ना वो बाधित होता है, जिसके कारण नसों में तनाव पैदा होने लगता है। और पैरों की उंगलियां, अंगूठे एक साथ चिपकने से अंगूठे का जो जोड़ है वो समय के साथ खराब होना शुरू हो जाता है, जिससे टखने पर जोर पड़ता है और यहाँ की हड्डी थोड़ी अलग तरीके से निकल आती है। एक रिसर्च के अनुसार लंबे वक्त तक हाई हील्स का इस्तेमाल सीधे तौर पर बनियन बीमारी का कारण बनता है। पता है, पैरों की उंगलियां, अंगूठे एक साथ चिपकने से अंगूठे का जोड़ जो है ना, वो अलग हो जाता है, अलग बिल्कुल निकल आती है गांठ जैसे, और वो बहुत दुखती है बुआ। बिल्कुल बिल्कुल। चलेगा चलेगा बुआ, चलेगा। जो लोग बहुत परेशान थे, आज बुआ नहीं है, वो खुश हो जाएंगे। याद दिला दे है ना, कि आप ही नहीं मिस कर रहे हैं, हम भी मिस कर रहे हैं। और पिंडलियों की जो नसें हैं वो भी उभर आती हैं और इसकी वजह से भी असहनीय दर्द होता है। मतलब कभी कभी देखते हैं ना मौसी, पैरों में नसें उभर आती हैं, तन जाता है पूरा पैर और कहीं कहीं पर लाल पड़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि फैशन अपनी जगह है, लेकिन स्वास्थ्य को नजरअंदाज हमें लगता है नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। मैं कितनी बेसब्री से, बेकरारी से वो संदेश ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा है। वैसे तो बहुत सारे संदेश आए हैं हाई हील्स के बारे में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाया गया है। हमारे सुनने वाली जो हैं, वो जो खासकर पहनती होंगी, जिनको अनुभव हुआ होगा, वो बिल्कुल अपने अनुभव से हमें लिखकर भेज रही हैं कि भाई इससे क्या क्या परेशानियां हो जाती हैं जब हम बहुत देर तक हाई हील्स पहनते हैं। पैर लंबे समय तक हाई हील्स या किसी दूसरी वजह से संकुचित रहते हैं तो ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होने का जोखिम रहता है और इससे ब्लड वेसल्स टूटने और फटने का भी रिस्क जो है वो बना रहता है। टखनों में दर्द, कूल्हे और कमर के आसपास के हिस्सों में भी दर्द हो जाने की संभावना हो जाती है। बिल्कुल मौसी, और होता यही है कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत मतलब कभी कभार पहनना और लगातार उसको पहनने में कभी कभी कमर का, जो अभी बात हुई कि डॉक्टर्स कहते हैं कि कूल्हे की हड्डी पर बुरा प्रभाव पड़ता है और कई बार जब गिरते हैं तो हड्डी इस तरह से भी टूट जाती है कि फिर उसकी जो जुड़ने के बाद भी शरीर में लगातार समस्याएं बनी रहती हैं। देखो, एक यही वाला संदेश मैं ढूंढ रही थी और मिल गया मुझे। मैं बहुत खुश हूँ, इस मैसेज को मैं पढ़ दूं कि अपने जवानी के दिनों में बहुत फैशनेबल कपड़े पहने, उसके ऊपर ऊंची हील की सैंडल या चप्पल खूब पहनी। साड़ी तो बगैर ऊंची हील के सैंडल के तो पहन ही नहीं पाते थे। बिल्कुल से मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ। एक समय था मैं भी सिर्फ मतलब थोड़ा सा हील तो जरूर होता था साड़ी पहनने के लिए, और शादी के बाद भी खूब ऊंची हील की चप्पल पहनी, पर जब बच्चे होने वाले थे तो ये सब बंद करना पड़ा। बाद में पैर घुटने में दर्द रहने लगा, अब तो फ्लैट चप्पल ही पहनती हूँ। मौसी, अब ये भी होता है ना कि ऐसे समय पर डॉक्टर तो विशेष रूप से सावधानी, क्योंकि फिसलने का और गिरने का डर बढ़ जाता है, तो इसलिए काफी सारी बातें भी कर ली हम लोगों ने और समय भी बातों में हो गया है कि अब कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाया जाए। ले चले।
हाँ, तुमने हाई हमारी हील्स तो पहनी इच्छा- है? नहीं, हमने तो आज नहीं पहनी, हम तो आज तुम जूतियां तो पहन बहुत रहे हाई हील्स पहनती है, मैंने देखा वो ड्रेस और उसके हाई बूट्स। ओ माय गॉड, ध्यान रखना उस बात का। देखो आज हमने इतनी बिल्कुल। बातें की है ना, वैसे अच्छी बहुत लगती है उसमें। सच में। तो बस हम अब क्या कहें, अपने श्रोताओं से कहें कि वक्त हो चला है, हमें दीजिए इजाजत, यानी रज्जो मौसी और चुटकी बहुरिया को और नमस्कार। हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।